जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आईएएस मेंटोर में। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीएससी मेंस 2023 का आज जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 हो चुका है। तो अभी हम जो जीएस पेपर 1 है उसका डिस्कशन करेंगे कि किस टाइप का पेपर आया हुआ है ना, किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसमें हम क्या क्या थोड़ा सा एंगल सोच सकते हैं, तो उसमें हम थोड़ा अभी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन अपना। प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको क्या किया है, इसको ज्योग्राफिकल एंगल से लिंक कर दिया है यूपीएससी ने। तो देखिए यूपीएससी की खूबसूरती, ऐसा क्वेश्चन कोई और नहीं बना सकता। अब और क्वेश्चन देखना, उसमें भी इन्होंने यही किया है कि भाई हिस्ट्री पूछ रहा है, हिस्ट्री को सोसाइटी से लिंक कर दिया, और ज्योग्राफी पूछ रहा है उसको सोसाइटी से लिंक कर दिया, है ना। ये से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको इस तरह तैयारी करनी है। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप लिखने की कोशिश करना कि आप इसमें क्या क्या लिख सकते हो, क्या क्या सोच सकते हो। प्राचीन भारत के विकास में भौगोलिक कारकों की क्या भूमिका थी, उसके बारे में आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर इन द अप्रोच टूवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। तो ये जो क्वेश्चन है ये है मॉडर्न इंडिया का। मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तब आप महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ोगे, और महात्मा गांधी के बारे में आप देखोगे तो ये आपको एजुकेशन के बारे में आपको जो हमारे स्पेक्ट्रम उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आ चुके कंपैरिजन वाले, तो ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन को आप थोड़ा देखिएगा, है ना, किस किस में कंपैरिजन बन सकता है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाते हो तो आपको वहां से बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो आप प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनको लगाइए, है ना। टेस्ट सीरीज लगाने से अच्छा पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन उनको कीजिए। चलो अब देखते हैं हम तो अपना थर्ड क्वेश्चन। विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये है वर्ल्ड हिस्ट्री का। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, जो रेलवे का आगमन हुआ था उससे सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़े थे विश्व। तो इस क्वेश्चन में आप पहले विश्व का वर्ल्ड का एग्जाम्पल देना, है ना। वर्ल्ड का एग्जाम्पल देने के बाद क्या बताना आप कि भाई फिर इंडिया का बताना। सामाजिक आर्थिक प्रभाव कुछ निगेटिव पड़े होंगे, ठीक है, कुछ निगेटिव पड़े होंगे, कुछ पॉजिटिव पड़े होंगे, तो वो आप थोड़ा बताना। इसमें 150 नंबर क्वेश्चन है, ज़्यादा लिखने है नहीं, है ना। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हो। अब बात करें हम अपना फोर्थ क्वेश्चन की, तो 1 से 1 2 3 जो क्वेश्चन है ये है हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन, है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना फोर्थ क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए। तो जो जल उष्णकटिबंधीय देशों में अपना इंडिया जो है वो भी उष्णकटिबंधीय देश में आता है। अब यहाँ पूछ रहा है खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए। और जलवायु परिवर्तन होगा तो इससे क्या होगा, इससे भाई सुनामी आएगी। ठीक है, सुनामी आएगी, और क्या होगा, इससे साइक्लोन आएंगे, है ना, साइक्लोन आएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारे तटवर्तीय क्षेत्र जो है, ठीक है, तटवर्तीय क्षेत्र जो है, यहाँ पे क्या होता है, मछली पालन हो रहा है। ठीक है, मछली पालन हो रहा है, यदि ये सब आएगा तो यहाँ पे ये बाधित होगा। यदि ये मछली पालन बाधित होगा तो हमारे खाद्य सुरक्षा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, दूसरा हम पॉइंट क्या कर सकते हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन होगा, और क्या हो रहा है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है तो कहीं पर बाढ़ आ रही है। और क्या हो रहा है, यदि टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो इससे क्या होता है, जो हमारी फसलें होती हैं, फसलों का प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। और क्या हम इसमें लिख सकते हैं, जो हमारे पशु होते हैं, ठीक है, पशु बीमारी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने से, तो इससे क्या होगा, जो दुग्ध का प्रोडक्शन जो होता है, दूध का प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाएगा, है ना। तो दूध प्रोडक्शन जो होता है ये भी तो खाद्य है ना, खाद्य सुरक्षा बाधित होगी इससे। और क्या होता है, इससे जलवायु परिवर्तन बढ़ेगा, क्या होगा, हीट वेव बढ़ेगी। हीट वेव, इससे भी हमारे फसलें खराब होती हैं। और क्या होता है, खरपतवार जो होते हैं, ठीक है, ये बढ़ेंगे तो इससे ही फसलें खराब होती हैं, तो इससे खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। तो ये हो गए आपके कुछ पॉइंट,
है ना। अब इसमें आप नेगेटिव, तो अब इसमें बोला है विवेचना करना है, डिस्कस करना है, तो इसमें कुछ नेगेटिव जाएंगे, कुछ पॉजिटिव पॉइंट जाएंगे। तो नेगेटिव मैंने बता दिया, पॉजिटिव आप सोचना क्या हो सकता है, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। ठीक है, जब हम इसके मॉडल आंसर की बात करेंगे कभी, तो उसमें हम देखेंगे कि इसके, तो मैं इसमें बताऊंगा कि आपको इसमें हम पॉजिटिव पॉइंट भी क्या सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अपना। आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है? वाई इज द वर्ल्ड टुडे कन्फ्रंटेड विद अ क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज? तो इसमें आप बता सकते हो कि भाई क्यों जूझ रहा है। पहला तो भाई जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है इससे, डेजर्टिफिकेशन के अलावा जलवायु परिवर्तन से डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, जो हमारे रिवर्स जो हैं वो ड्राई होती जा रही हैं, है ना। और क्या आप लिख सकते हो इसमें, ओवर इरिगेशन लिख सकते हो, ओवर इरिगेशन हो रहा है। ठीक है, जो सिंचाई हो रही है वो अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं। तो आप क्या करना है इसमें, एक पॉइंट पहले आप डालना विश्व का, फिर एक डाल सकते हो आप इंडिया का। ठीक है, इंडिया का बता देना कि क्यों जल संसाधन की दिक्कतें हो रही हैं, फिर आप बता सकते हो कि इसमें सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या क्या है, क्या हम कर सकते हैं जल संसाधन को बचाने के लिए, है ना। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट की थोड़ा स्कीम एक दो आप डाल देना। तो इस तरह आप इसको थोड़ा हैंडल करने की कोशिश करना, है ना। अब हम देखते हैं अपना सिक्स क्वेश्चन। जो सिक्स क्वेश्चन जो है, फ्योर्ड कैसे बनते हैं, तो ये जो है ये कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। फ्योर्ड, फ्योर्ड क्या होते हैं, फ्योर्ड क्या होते हैं, ये होते हैं यू शेप वैली होती है। ये क्या होती है, ये होती है यू शेप वैली। ठीक है, अब ये कैसे बनती है, ये रिवर जो होती है, नदी जो होती है, उनके अपर्दन के कारण, ठीक है, फ्योर्ड का निर्माण होता है। इसको आप पढ़िएगा, आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इसके बारे में आप पढ़ लोगे, फ्योर्ड के बारे में। ये नॉर्वे साइड आपको देखने को मिलेंगे, वे दुनिया के कुछ सबसे सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, तो आप इसको थोड़ा देखना, है ना। मुझे भी इतना एकदम अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम लिखने की, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, है ना, प्री और मेंस के बीच में 3 महीने का टाइम होता है। इसमें हम इतना आंसर लिख लेते हैं, हमारे पास इतना डायमेंशन आ जाता है, इतना सारा डेटा आ जाता है। तो जब हम ये क्वेश्चन देखते हैं तो हम इजिली इनको हैंडल कर लेते हैं। लेकिन अभी क्या, हमने तैयारी नहीं करी, मेरा सी सेट के कारण प्री रुक गया। अब सी सेट के कारण प्री रुका तो मैंने इस बार तैयारी नहीं करी, तो मेरे दिमाग में इतने अभी पॉइंट नहीं है। लेकिन जब तैयारी करते हैं तो पॉइंट आ जाते हैं, है ना। तो आप इसकी, तो आप इतना नहीं सोचिए, आप इसको पढ़िए और सोचिए, पहले बैठ के सोचिए कि हाँ इसमें क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं। अब देखते हैं हम सेवंथ पॉइंट। दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पूर्वैया क्यों कहलाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून, ये है ना। इस दिशापरक मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया? आप देखिए, ज्योग्राफी को सोसाइटी से लिंक कर दिया ना, ज्योग्राफी को सोसाइटी से लिंक कर दिया। देखो ये है खूबसूरती यूपीएससी की, हिस्ट्री को सोसाइटी से लिंक कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ यूपीएससी बना सकता है। अब बात करते हैं एट्थ क्वेश्चन की। क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? तो इसमें आपकी राय मांगी है, आपको लगता है कि नहीं लगता, है ना। अब खोता जा रहा है या नहीं खोता जा रहा है, तो दोनों पक्ष पर आप बात करना इसमें। अब नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज में नव युवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है? एक्सप्लेन वाई सुसाइड एमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। तो इसमें आप बात करना, कोई डेटा हो आपके पास, डेटा से स्टार्ट करना। आत्महत्या क्या होती है इसकी डेफिनेशन लिखने मत बैठना, क्योंकि हम स्कूल का आंसर नहीं लिख रहे हैं, है ना। तो यदि यूपीएससी का आंसर लिख रहे हो तो डेटा पहले डालना कि क्या डेटा है कुछ आपके पास, तो वो उससे स्टार्ट करना। आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, ठीक है, तो तलाक के मामले आ रहे हैं, इसको इस तरह आप लिख सकते हो। ठीक है, आत्महत्या क्यों बढ़ रही है तो उसके बारे में आप कैसे, सामाजिक कारण बताओ पहले, सामाजिक, ठीक है, आर्थिक बताओ, है ना। और कुछ सामाजिक आर्थिक हो गए, पारिवारिक डाल दो, हाँ। तो ये सब कुछ कारण बता के आप कर सकते हो इसमें कि क्या क्या, क्यों, क्या क्या कारण है ना। और इनको कैसे ठीक किया जा सकता है, सॉल्यूशन बताना है, सॉल्यूशन बताना है आपको, बिना सॉल्यूशन बताए काम नहीं चलेगा। ये प्रॉब्लम्स हैं, इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, तो ये करो तो ये ऐसा हो सकता है, सुधर सकता है। आप
आप क्या आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आगे आपको अपना ओपिनियन तो देना पड़ेगा ना कि भाई हम इसमें ये सुधार कर सकते हैं। कमियां बता दी लेकिन उसकी सुधार की चीज़ें नहीं बताई तो क्या मतलब, जो आपका आंसर है वो इनकम्प्लीट लगेगा। अब बात करते हैं, बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल फ़ोन ने ले लिया। अब ये देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप अपने घर पे भी देखते होंगे। तो बच्चों के सामाजिकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। बच्चे का सामाजिकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, तो कुछ नेगेटिव पड़ेगा, कुछ पॉजिटिव पड़ेगा, है ना। तो इन दोनों पर आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ये भी सोसाइटी का क्वेश्चन है। तो आपने देखा इसका स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन जो होते हैं 1 2 3 ये थे हिस्ट्री के, 4 5 6 7 4 to 7 ये थे ज्योग्राफी के, और 8 to 10 ये थे अपने सोसाइटी के। तो 30 नंबर के ये है, 40 नंबर के ये, और 30 नंबर के ये। तो यहाँ पे आप वेटेज देखिए, इसका ज़्यादा है, ज्योग्राफी का ज़्यादा है। सोसाइटी का ज़्यादा है, जो सोसाइटी आपको ज्योग्राफी के साथ भी पूछ रहा है, हिस्ट्री के साथ भी पूछ रहा है। तो आपको इस तरह तैयारी करनी है कि अब आपको समझ में आएगा कि हाँ कि वेटेज किसका ज़्यादा है। अब हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं हमारे। अब इसमें 11 क्वेश्चन देखिए आप, वैदिक समाज और धर्म की मूल मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो आपको सबसे पहले बताना है कि वैदिक समाज और धर्म की क्या क्या मुख्य विशेषताएं उस टाइम के समाज में, उस टाइम के समाज की आपको विशेषताएं बतानी है ना। कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ नेगेटिव चीज़ें होंगी, है ना। क्या आप सोचते हैं, अब इसमें आपकी राय मांगी है कि उनमें कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित हैं। तो वैदिक समाज की कुछ पॉजिटिव होंगी, कुछ नेगेटिव, दोनों उपस्थित होंगी अभी हमारे समाज में। तो उनके बारे में बताना है। अब इनको दूर कैसे, कुछ जो निगेटिव है उनको दूर कैसे किया जा सकता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11th क्वेश्चन। अब बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे, है ना। अभी देखिए ये आ गया हमारा मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन, सल्तनत काल, है ना। लोग सल्तनत, अब लोग जो है मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर एंसेंट और अपना मॉडर्न। मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ते कि क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब आप देखोगे यूपीएससी ने प्रीलिम्स जो एग्जाम है उसमें भी जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत है उसके क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए हैं, और हमारा जो मेंस है इसमें भी अब क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। तो आप तैयारी करो तो जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री है उसको भी ध्यान में रख के तैयारी कीजिए, ये नहीं कि इसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। तो उसमें यदि आपने सल्तनत काल पढ़ा ही नहीं है, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी नहीं, तो आपको क्या पता कि क्या तकनीकी बदलाव हुए थे। अब जो तकनीकी बदलाव हुए हैं उसका भारत समाज पर क्या प्रभाव पड़ा हुआ है, तो फिर ये हिस्ट्री को सोसाइटी से लिंक कर दिया, है ना। अब हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया और औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी प्रतिक्रिया क्या थी। तो ये जो क्वेश्चन है ये है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, तो आदिवासियों कैसे प्रभावित किया भाई, इनकी जो जमीनें थी उन पे कब्जे हो गए। ठीक है, इनके जो धर्म के बारे में बताओ कि भाई इन पे धर्म का प्रचार किया, इन पे, है ना, जो ईसाई मिशनरी जो थे उन लोगों ने, तो इनके धर्म, जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो आपको इनके बारे में पता चल जाएगा, है ना। कुछ आप इसमें बताना कि ये प्रभाव पड़े, इनका क्या प्रतिक्रिया हुई उसके बारे में फिर आपको यहाँ पर बताना है। एग्जाम्पल आप डाल सकते हो कि बिरसा मुंडा, ठीक है, मुंडा विद्रोह हुआ था, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, कोल विद्रोह हुआ था, ऐसे 4-5 आप नाम लिख देना। तो इस तरह आपका 13 नंबर क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन की। 40 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा ये क्या है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत की लंबी तटरेखी संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। अब ये जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी का है, हमारी तटरेखी है, जो हमारी तटरेखा है। अब यहाँ पे जो संसाधन कौन कौन से हैं, क्या क्या संसाधन क्षमता है, तो हमें मछली पालन करते हैं हम, है ना, मछली पालन करते हैं। तटरेखी जो यहाँ पे हम खेती भी करते हैं कुछ कुछ, है ना। तो ये हमारे संसाधन है। अब यदि प्राकृतिक खतरे आएंगे, क्या 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 है, हमारे साइक्लोन हो गए, ठीक है, सुनामी हो गई, तो ये सब जो खतरे हैं, ठीक है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके लिए हमारी तैयारी क्या है, इससे बचने के लिए गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव होंगे, तो उन सब के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन इस तरह आप यहाँ से कर सकते हो। अब हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों को पहचानिए और उनकी विवेचना कीजिए। भारत के वर्षा वन क्षेत्रों में वन्यजीव अभ्यारण्यों के महत्व का आकलन कीजिए।
अब जब 50 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें आप बता सकते हो कि भाई प्राकृतिक वनस्पति की विविधता ऐसी क्यों है, क्यों भाई हमारे यहाँ पे आप देखोगे जलवायु क्षेत्र जो आप देखोगे, हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी आता है, उपोष्ण भी आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप मृदा की बात कर सकते हो, ठीक है। ये सब आप पॉइंट यहाँ पे निकाल सकते हो, ये सब पॉइंट आप यहाँ पे निकाल सकते हो। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि वर्षा वन क्षेत्रों में वन्य जीव अभ्यारण्य का महत्व का आकलन कीजिए। तो जो हमारे वर्षा वन क्षेत्र है, वहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य है, उनका क्या महत्व है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ रही है वहाँ पर, ठीक है। तो इन सब थोड़ा आप यहाँ पे देखना क्या क्या लिख सकते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसको लिखने की कोशिश करना। अब क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदम ताल करने में विफल क्यों हुआ है, ठीक है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ कदम ताल क्यों नहीं मिला पा रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है, एक तरफ हम बात कर रहे हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की, है ना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो हो नहीं रहा है। विफल क्यों हुआ है उसके बारे में बात करना है, ठीक है। इसमें भी आप सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारण बता सकते हो क्यों विफल हुआ है, और क्या बता सकते हो इसमें कि सरकार क्या प्रयास कर रही है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए क्या कार्य कर रही है सरकार, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये 250 वर्ड में है, क्या लिखोगे, है ना, लिखना तो है ना, तो ये आप इस तरह लिखना है इसको। अब आप देखो 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1960 के दशक में शुद्ध आयातक से भारत विश्व का शुद्ध निर्यातक बन गया। तो आप यहाँ बात करो कि शुद्ध आयातक कैसे, कि भाई जब हरित क्रांति नहीं हुई थी उस टाइम पे हम यूएसए से खाद आयात करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हुई हरित क्रांति। इससे क्या हुआ, हम आत्मनिर्भर बन गए खाद्य के मामले में। अब हम क्या कर रहे हैं, हम निर्यात कर रहे हैं। तो कुछ डेटा होगा, इकोनॉमिक सर्वे का आप डेटा निकालिए यहाँ से, इकोनॉमिक सर्वे का कुछ डेटा होगा, ठीक है, कि कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना निर्यात कर रहे हैं, उसके बारे वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। कारण बताइए कैसे कैसे हम कैसे हम शुद्ध निर्यातक बने। पहला तो आप हरित क्रांति के बारे में बताइए, और क्या बता सकते हो इसमें कि सरकार की योजनाओं के बारे में बताइए। यहाँ पे सरकार की क्या, जैसे आप बात करो सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है, इससे हम जो उर्वरक हैं, ठीक है, उस पर ध्यान दे रहे हैं, उर्वरक कितना क्वांटिटी में उर्वरक का यूज़ करना है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन जो हो रहा है वो बढ़ रहा है। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा। और ऐसे कुछ और पॉइंट आप सोचिए इसमें, ठीक है, और क्या क्या पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब हम देखते हैं अपना 80 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये है हमारा सोसाइटी का। भा, क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और भी अधिक पृथक्करण और हाशिए पर ले जाता है, तो बताइए इसमें। अब शहरीकरण जो है हमारा टॉपिक है, सिलेबस में लिखा हुआ है, तो सिलेबस से सीधा क्वेश्चन बनाइए। इसको लिखने की कोशिश करना, इजी क्वेश्चन है, ये आप आराम से लिख लोगे, है ना। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों है, गतिशील भी है स्थिर भी है, ऐसा क्यों, कास्ट आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये भी सोसाइटी का क्वेश्चन है। तो 18, 19 और 20 ये तीनों सोसाइटी के क्वेश्चन है 15 नंबर में। ये हो गए 14, 15, 16, 17, 4 क्वेश्चन हो गए ज्योग्राफी के, और फिर 11, 12, 13 3 क्वेश्चन हो गए हिस्ट्री के। तो वही जो 10 नंबर के क्वेश्चन में था, वही पैटर्न आपको 15 नंबर क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, और 3 क्वेश्चन सोसाइटी के, वही 15 नंबर में वही पैटर्न है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला था इसमें, भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों है। तो ये भारत में जातीय अस्मिता, अब ये जाति वाला जो टॉपिक है वो साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी है, उसमें आप पढ़ते हैं, है ना। तो उसको लेके आपको यहाँ पे आंसर लिखना है अपना 19 नंबर क्वेश्चन। अब बात करें हमारे 20 नंबर क्वेश्चन, संजातीय पहचान और सांप्रदायिकता पर उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिए। अब जो हमारी अर्थव्यवस्था अभी के जो टाइम की उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था है, लिबरल पोस्ट लिबरल इकोनॉमी जो है, इसका हमारी एथनिक आइडेंटिटी और कम्युनलिज्म पर कुछ इम्पैक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा, कुछ नेगेटिव पड़ा होगा। तो उन दोनों के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप कोशिश कीजिए इस पेपर को अपने घर पर लिखने की, ठीक है। लगेगा स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार नहीं हो पा रहा है ना, बहुत गंदा भी आंसर लिखोगे, हो सकता है बहुत गंदा आंसर लिखो, लेकिन स्टार्टिंग में हर कोई, चाहे वो रैंक 1 भी हो,
ठीक है, सबके आंसर पहले आंसर गंदे ही होते हैं। आप बस लिखने की कोशिश कीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा मेरा पहला आंसर कैसा था, फिर बाद में बताऊंगा कि जो मेरा अभी का आंसर कैसा है, कितना डिफरेंस आया है। वो कैसा आया? प्रैक्टिस से आया। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट आपका आंसर बनता जाएगा। तो ये मत सोचिए कि क्या लिखूं इसमें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना। बस लिखने की कोशिश कीजिए, कुछ पॉइंट तो निकलेंगे, इतना पढ़ा है आपने, कुछ तो पॉइंट निकलेंगे। वो पॉइंट आए उनको लिखिए, ठीक है। वो कंपेयर मत कीजिए कि यार वो मेरा दोस्त वो 2 साल से पढ़ रहा है, उसकी आंसर राइटिंग अच्छी है, उसने अच्छा लिखा, मैं नहीं लिख पा रहा। वो मत कीजिए। उसने भी बहुत मेहनत की होगी तब जाके वहां पहुंचा। आप भी कीजिए, आप भी वहां पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। यदि लाइक करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, है ना। और शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो समाप्त करते हैं हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।